हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर में लेक्चर 12 में अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी हुई थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और आज लेक्चर में अपन देख रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब एक तरह से अगर आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखा हुआ है तो लगभग वैसा ही है ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वहाँ बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। इसी तरह से जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है कि जो सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं, है ना, सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं वो दोनों स्टेट जो होंगी वो क्या होंगी, कोएग्जिस्ट करेंगी या इक्विलिब्रियम में रहेंगी। तो वो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को अपन कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। और एक तरह से और समझ सकते हैं कि अगर दोनों स्टेट का, सॉलिड और लिक्विड स्टेट जो हैं, दोनों का वेपर प्रेशर अगर सेम है तो उस कंडीशन में जो कहेंगे अपन उसको, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। तो सिंपली वे में अगर अपन कहें कि फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली होता क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस हैव सेम वेपर प्रेशर। मतलब जहाँ पर सॉलिड और लिक्विड स्टेट का क्या होगा, वेपर प्रेशर सेम रहेगा, उसको अपन क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। अब ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन मतलब डिक्रीज, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होना, है ना, तो उसी को अपन कह रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको सिंपली मैं आपको ये जो ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है ये वेपर प्रेशर है और ये टेम्परेचर, है ना। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करा हुआ है। अब यहाँ पर जो सॉल्यूट, अब जनरली और लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया हुआ है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें कि अपन सॉल्यूट क्या यूज़ कर रहे हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बी पॉइंट और सी पॉइंट जो आप देख रहे हैं, मतलब ये क्या है, ये इस कंडीशन में यहाँ पर जो ऊपर जा रहा है तो ये वेपर प्रेशर है और ये टेम्परेचर है ना। तो यहाँ से यहाँ बी से सी, ये जो बी से सी जो दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है, ये लिक्विड जो सॉल्वेंट है ना, उसका ये वेपर प्रेशर दिया हुआ है। इसी तरह से कि यहाँ पर ये जो बी और सी जो दिया हुआ है, ये क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। बी और सी के बीच का जो ग्राफ बना हुआ है ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। इसी तरह से डी से ई जो ग्राफ बना हुआ है ना, डी से ई जो ग्राफ बना हुआ है ये है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब देखना, पहले तो ये दोनों चीज़ें समझ लेना। ये लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है जो बी से सी जो बता रहा हूँ, और डी से ई जो बता रहा हूँ यहाँ पर, ये है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मतलब ए और बी, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इस यहाँ तो जो लिक्विड सॉल्वेंट है, और यहाँ पर ये जो फ्रोजन सॉल्वेंट जो है ना, मतलब इसका यहाँ पर टेम्परेचर क्या हुआ है, कम हुआ है। ये टेम्परेचर यहाँ पर इसका कम हुआ है ना, डिप्रेस हुआ है, मतलब डिक्रीज हुआ है। तो जहाँ पर सॉलिड सॉल्वेंट, मतलब ये फ्रोजन सॉल्वेंट जो है वो एक तरह से क्या हो गया, सॉलिड सॉल्वेंट हो गया। और इसी तरह से बी और सी जो दिया हुआ है वो क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट। जहाँ ये दोनों स्टेट जो हैं वो मीट हो रहे हैं, है ना, जहाँ पे ये दोनों स्टेट मीट हो रहे हैं वो कौन सा है, बी है ना। तो ये जो दोनों स्टेट यहाँ पे मीट हो रहे हैं, ये पॉइंट या कोएग्जिस्ट हो रहे हैं, है ना, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट। वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर अपन कहें कि जो फर्स्ट वाला जो है ना, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो ये जो बी वाला जो है, ये बी वाला, ये है आपका फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर
फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पर अभी ये सॉल्यूशन जब अपन उसमें सॉल्यूट को ऐड करेंगे, अभी फिलहाल जो ऊपर वाला जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये प्योर सॉल्वेंट के लिए है। तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या हो गया, टी नॉट एफ, एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, और उसके बाद जब आपने इसमें सॉल्यूट ऐड करा हुआ है ना, जो सॉल्यूट, तो उसमें सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन फॉर्म होगा, उसका वेपर प्रेशर ये होगा। और ये जो डी पॉइंट है जहाँ पर सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट ऑफ सॉल्यूशन दोनों मीट हो रही है, वो कौन सा पॉइंट है, ये डी पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, ये डी पॉइंट है ना। डी पॉइंट पर सॉलिड स्टेट सॉल्वेंट की और लिक्विड स्टेट सॉल्यूशन की जो मीट हो रही हैं, वहाँ पर जो पॉइंट है वो पॉइंट कहलाएगा टी एफ। उसको अपन क्या कहेंगे, टी एफ। मतलब ये क्या है, टी एफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अब फ्रीजिंग, ये टी एफ यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन हो गया, और यहाँ पर टी नॉट एफ जो है ये फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, है ना, अब आपको मालूम है कि यहाँ पर ये जो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो जो सॉल्यूशन है उसका कम होगा, है ना। वैसे जनरली आपको देखने में दिख ही रहा है ग्राफ में कि यहाँ पर इसका ज़्यादा है और इसका कम है। तो जो टी एफ जो है मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना, वो किससे कम होगा, सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो चेंज होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, वो क्या हो जाएगा, टी नॉट एफ। अब टी नॉट एफ, टी नॉट और वो चेंज टी एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी नॉट एफ माइनस टी एफ, है ना। अब यहाँ पर टी एफ जो है वो क्या है, टी एफ जो है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है, और टी नॉट एफ जो है ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। इसका जो डिफरेंस होगा, इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, टी नॉट एफ। अब ये टी नॉट एफ, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या हुआ है, डिप्रेस हुआ, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो उस कंडीशन में इसको अपन क्या कहेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो ये डेल्टा टी एफ जो है वो आपका क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये एक तरह से फार्मूला ही यहाँ पे अपन ने फार्मूला निकाल लिया है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला ये होगा। अब इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन। तो ये जो इक्वेशन बनी हुई है यहाँ पर आप देखना कि जो डेल्टा टी एफ जो है ना, इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। अब यहाँ पर टी नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और माइनस टी एफ जो लिखा हुआ है कि फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा कंपैरेटिवली सॉल्वेंट से क्या होगा, कम होगा। तो ये एक वाली इक्वेशन फॉर्म होगी, है ना। अब ये जो इक्वेशन बनी हुई है इसमें जो जनरली क्या होता है कि ये तो एक आपको डिफरेंस पता पड़ गया, है ना, डिप्रेशन का इन फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, अब एक्सपेरिमेंटली क्या होता है कि जो डेल्टा टी एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलेलिटी के। डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, मोलेलिटी के। और मोलेलिटी को लास्ट टाइम में अपन ने काफ़ी देखा हुआ है लेक्चर में। अगर आपको यहाँ पर वो उसमें दिक्कत हो रही हो तो लास्ट जहाँ पर नॉर्मेलिटी मोलेलिटी वाले लेक्चर में जो अपन ने पढ़ा हुआ है उस वीडियो को आप देख लें, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज मोलेलिटी, है ना। तो मोलेलिटी या अपन कहें कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी होता है ना। और मोलेलिटी जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट मिलता है के एफ। इसको अपन ने कहा हुआ है के एफ। अब के एफ यहाँ पर जिस तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में अपन ने देखा हुआ था, सेम वैसा ही है। यहाँ पर अपन ने के एफ लिया हुआ है। तो यहाँ पर के एफ क्या है, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट
डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ, मतलब के एफ की बात कर रहे हैं अपन, तो के एफ यहाँ पर क्या है, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, है ना। और इसी को क्या कहा जाता है, मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना। बहुत ध्यान रखना है, वहाँ पर जो के बी जो आपने लिया था उसको कहते हैं मोलर इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, और यहाँ पर मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और किसके लिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। तो के एफ जो है मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। अगर मान लें कि आपने जो मोलैलिटी जो है उसकी वैल्यू आपने 1 ली हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग के को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वो ये कि मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। जो 1 मोलर सॉल्यूशन होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब डिक्रीज करने में, है ना, जितना 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए जितना फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा वही क्या कहलाएगा, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, आगे चलते हैं। इसका जो अपन जनरली जो पढ़ रहे हैं अपन कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर ये भी बताना जरूरी है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ना, अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो किस पर डिपेंड कर रही है, मोलैलिटी पर, है ना, कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, इसलिए वो क्या हो जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो जो इसकी एप्लीकेशन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी जो एप्लीकेशन होगी वो क्या होता है कि इसके अकॉर्डिंग आप जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो है उसका आप मोलर मास को डिटरमाइन कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, उसके अकॉर्डिंग आप उसका मोलर मास जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। कि मान लीजिए कि यहाँ पर किस तरह से अपन उसको करेंगे, तो सिंपली कि जो सॉल्यूट है उसका जो वेट लिया हुआ है आपने वो क्या है, WB, है ना, जो सॉल्वेंट है उसका जो वेट है वो है WA। अब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो MB दिया होगा, है ना, MB हो गया। 3 चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं कि जो सॉल्यूट है उसका जो वेट है वो WB मान रहे हैं अपन, वेट ऑफ सॉल्वेंट WA मान रहे हैं, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो MB है ना। तो जो मोलैलिटी जो होती है, मोलैलिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये मोलैलिटी का फार्मूला होता है ना। फिर बोल रहा हूँ मैं कि अगर आपको ये यहाँ पर मोलैलिटी का फार्मूला या इसको समझने में दिक्कत आ रही हो, तो आप लास्ट लेक्चर जहाँ पर मैंने मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी ये यूनिट्स पढ़ाई हुई हैं, वो वाला लेक्चर आप देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये जो फार्मूला है ये मोलैलिटी का फार्मूला है, और इस फार्मूले में अपन क्या करेंगे कि जो वैल्यू है ना, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m इन द रिलेशन डेल्टा TF इक्वल्स टू KFM, ये जो फार्मूला दिया हुआ है इस फार्मूले में अपन उसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे मोलैलिटी की। ये जो मोलैलिटी दी हुई है इस मोलैलिटी की वैल्यू को अपन यहाँ पर पुटअप करते हैं, तो आपको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF ये, और N2 में क्या आ जाएगा, पूरा ये मोलैलिटी की इक्वेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो इक्वेशन यहाँ पे रखी हुई है, और अब आपको निकालना क्या है, क्योंकि जनरली अपन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो यूज़ करते हैं, है ना, जो यूज़ होता है उसका मोलर मास निकालना है। तो यहाँ पर MB क्या है, जो यहाँ पे अपन ने लिया हुआ था वो क्या है, इसका मोलर मास है, और जब आप MB को यहाँ लेकर आएंगे तो डेल्टा TF यहाँ पर उसकी जगह पर यहाँ आ जाएगा, और इक्वेशन बाकी एज इट इज़ है। तो ये आपने जो निकाला हुआ है ना, वो क्या हो गया, मोलर मास। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, है ना। अगर यहाँ पर बाकी की वैल्यू दी हुई है तो आप इजीली उसको मोलर मास को निकाल सकते हैं, है ना। तो ये था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इसके बाद एक जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी बची हुई है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी,
वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक छोटा सा यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वो ये कि एक जैसे जितने भी सॉल्यूशन अपन ने पढ़े हुए हैं उसी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन ये है ना। उससे पहले ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जितना भी अपन ने पढ़ा हुआ है, इन शॉर्ट यहाँ पर ये सबके फार्मूले दिए हुए हैं। तो इन फार्मूले को आप याद कर लेना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला है, इसके टीएफ का फार्मूला ये होगा, और एमबी निकालने का फार्मूला ये होगा, मतलब मोलर मास ऑफ सॉलिड जब आप डिटरमाइन करेंगे तो उसका फार्मूला ये है। अब यहाँ पर एक और आप इम्पोर्टेंट चीज़ देखें, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या होते हैं कि जहाँ पर कोई चीज़ फ्रीज हो जाती है तो उस फ्रीज को रोकने के लिए जो यूज़ करा जाता है उस सॉल्यूशन को कहा जाता है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। जैसे कि बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो गाड़ी जो व्हीकल जो होते हैं, कार वगैरह जो होते हैं, उसमें जो रेडिएटर होते हैं तो वहाँ पर जो पानी भरा जाता है जो इंजन को ठंडा करता है ना, तो वो क्या होता है, वाटर जो होता है वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। उसी को रोकने के लिए, कम करने के लिए, मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करने के लिए जो एजेंट यूज़ करे जाते हैं, है ना, या उस सॉल्यूशन में जो मिलाए जाते हैं वो कहलाते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, है ना। जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। जनरली उसमें जो यूज़ करे जाते हैं एंटी फ्रीज करने के लिए या फ्रीजिंग पॉइंट को लो करने के लिए, तो जनरली वो जो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन जो होते हैं वो होता है इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल। और इसके अलावा एक और जो सॉल्यूशन होता है वो सिंपली अपन उसको फ्रीज पॉइंट एट कैन बी लोअर डिजायर्ड एक्सटेंट चेंजिंग द अमाउंट ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। तो यहाँ पर वो अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी जो क्वांटिटी होती है उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो जनरली ये जो होता है काफ़ी इसमें एक नंबर का क्वेश्चन आता है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन के लिए, है ना। तो उसमें ध्यान रखें कि वो क्या होता है, इथिलीन ग्लाइकोल। इसी के साथ में एक लास्ट में एक और दिया हुआ है, कॉमन सॉल्ट और कैल्शियम क्लोराइड, है ना, आर यूज टू क्लियर स्नो ऑन द रोड। जहाँ पर बर्फ जम जाती है तो वहाँ पर भी उस फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करने के लिए NaCl और कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ करा जाता है, जिससे कि वहाँ पर वो जो बर्फ जो होता है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है ना, और वहाँ पर या मेल्ट होने लगता है वो। तो उस कंडीशन में या उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिप्रेस होने लगता है, और वो बर्फ जो होता है, आइस जो होता है, वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है। तो ये कॉमन सॉल्ट और कैल्शियम क्लोराइड वहाँ पे यूज़ करा जाता है ना। इसके लिए है ना। तो ये जो था आपका आज जो अपन ने प्रॉपर्टी जो देखी हुई है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। और यहाँ पर मैंने आपको इसके अलावा जो बताया हुआ है कॉमन सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट कहा जाता है उसको, और इसी के साथ कैल्शियम क्लोराइड जो एक तरह से रोड पे यूज़ करे जाते हैं जहाँ पर बर्फ़ वगैरह जमी होती है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करने के लिए। और इसी के साथ मैंने आपको बताया कि एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या होता है ना। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है अपन इसको एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना। और वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।